अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ्रेंड्स, गुज़श्ते रोज़ अब भारतीय एयर चीफ के पाक फ़िज़ाइया के ज़ेर इस्तेमाल फाइटर एयरक्राफ्ट को गिराने से मुतालिक दावों के बारे में सुन चुके होंगे। इस वीडियो में हम भारतीय एयरफोर्स के चीफ के इस दावे के हक़ाइक़ और इससे मुतालिक शवाहिद पर तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा मॉडर्न वारफेयर में फाइटर एयरक्राफ्ट को गिराना क्यों अहम है और भारतीय एयरफोर्स अब फाइटर एयरक्राफ्ट गिराने से मुतालिक दावा क्यों कर रही है, इसको भी तफसीलन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, भारतीय एयर चीफ ने पाक भारत मई में होने वाली कशीदगी को 3 माह गुजर जाने के बाद अब ये दावा किया है कि भारत ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए इसके अलावा पाकिस्तान की एयर बेसिस पर स्ट्राइक्स में पाकिस्तान के टोटल 6 तैयारे तबाह किए हैं, जिनमें 5 फाइटर एयरक्राफ्ट और 1 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एसेट शामिल था। फ्रेंड्स, इस दावे की अब आकर वजूहात और असल हक़ाइक़ पर शवाहिद के साथ संजीदगी से हम आपके साथ अपना तज्ज़िया शेयर कर लेते हैं। गो के 3 माह बाद ही सही, बहरहाल सोचने की बात है कि भारत की जानिब से तैयारे मार गिराने या तबाह करने से मुतालिक आखिर ये दावा क्यों किया गया है। दरअसल मॉडर्न कॉम्बैट में किसी भी मुल्क पर हमलावर होकर सरप्राइज एलिमेंट के साथ या मदे मुकाबिल मुल्क की तमाम तर तैयारी या पेशगी इतला होने के बावजूद स्टैंड ऑफ वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए किसी हदफ को निशाना बनाना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट तस्वुर नहीं किया जाता। वो इसलिए क्योंकि स्टैंड ऑफ वेपन्स आपको वो प्रोटेक्शन और कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे आप महफूज रहते हुए बड़ी तादाद में सर्फेस लॉन्च या एयर लॉन्च के अलावा शिप लॉन्च वेपन्स दुश्मन की हदूद में बड़ी तादाद में फायर कर पाते हैं। अब अगर मदे मुकाबिल मुल्क अलर्ट पर भी हो तो वो इनमें से चंद प्रोजेक्टाइल्स को ही इंटरसेप्ट कर पाता है, जबकि सब के सब को इंटरसेप्ट करना यानी रोकना तकरीबन नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर अगर हमलावर ग्राउंड लॉन्च और एयर लॉन्च वेपन्स के कम्बिनेशन के साथ आप पर 30 से 40 प्रोजेक्टाइल फायर कर दे तो आप इनमें से 10-15 या फिर मैक्सिमम 25 मिसाइल या बॉम्ब्स को ही इंटरसेप्ट कर लेंगे, लेकिन फिर भी 10 से 15 प्रोजेक्टाइल्स अपने मुबैना अहदाफ को हिट करने में कामयाब हो जाएंगे। इसकी एक वजह तो ये है कि आप जितने बड़े एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स बना, खरीद और डिप्लॉय कर ले, लेकिन फिर भी मुल्क के चप्पे चप्पे को एयर डिफेंस कवर प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। इसीलिए ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम्स मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और हसास इलाकों या एरिया की प्रोटेक्शन के लिए ही डिप्लॉय किए जाते हैं, लेकिन इस सूरत में भी इन हसास इलाकों या अहम इंस्टॉलेशंस की तरफ मल्टीपल इनकमिंग मिसाइल या स्टैंड ऑफ वेपन्स में से सबको इंटरसेप्ट करना मुमकिन नहीं होता और कुछ प्रोजेक्टाइल्स इस एयर डिफेंस कवर को पेनिट्रेट करते हुए हिट करने में कामयाब हो जाते हैं, अब वो चाहे 10 में से 2 ही क्यों ना हो। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल आप इसराइल की सूरत में देख सकते हैं। इसराइल गो के एरिया के एतबार से भी छोटी टेरिटरी रखता है, ताहम इसराइल इस पर मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय किए हुए हैं, जिसमें इसराइली साफ्ता एरो 2, एरो 3, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम और आयरन बीम लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा सी डोम के साथ साथ अमरीकी साफ्ता पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और अमरीका के ही तहत डिप्लॉयड और ऑपरेट किए जाने वाला थर्ड सिस्टम शामिल हैं। इसके अलावा न सिर्फ हालिया ईरान के साथ कशीदगी बल्कि इससे पहले भी ईरान और यमन के साथ कशीदगी के दौरान अमरीकी एयरफोर्स और नेवल एसेट्स के अलावा बरतानवी एयरफोर्स और शिप्स के साथ इसराइल को फ्रांस और उर्दन की भी फिजाई सपोर्ट हासिल रही है। लेकिन बड़ी तादाद में इतने ज्यादा और हाईली एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स की डिप्लॉयमेंट के साथ साथ अर्ली वार्निंग एसेट्स के बावजूद इसराइल के अंदर बहुत से अदाब मुख्तलिफ मिसाइल्स और वेपन्स का निशाना बने। इसमें कई हसास नौयत की जगह भी शामिल थी। दूसरी जानिब यूक्रेन इस वक्त अमरीकी पैट्रियट, नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और अमरीकी साफ्ता एवेंजर के अलावा यूरोपियन SAM-T, IRIS-T और जीपार्ड के अलावा स्काईनेक्स और मिस्ट्रल के अलावा सोवियत साफ्ता S-300 और दीगर पुरानी जनरेशन के एयर डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय और इस्तेमाल कर रहा है। ताहम यूक्रेन भी रूस की तरफ से रोजाना की बुनियाद पर फायर किए गए शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, सबसोनिक और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स के अलावा मुख्तलिफ ड्रोन्स और एयर लॉन्च ग्लाइड बॉम्ब से निशाना बनता रहता है। गो के इनमें से भी कुछ प्रोजेक्टाइल्स इंटरसेप्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन कुछ फिर भी हिट करने में कामयाब रहते हैं। फ्रेंड्स, इन मिसालों से आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा कि स्टैंड ऑफ वेपन से हमले की सूरत में दिफा करने वाले मुल्क के लिए तमाम तर प्रोजेक्टाइल्स को रोकना
और मुल्क के चप्पे चप्पे को एयर कवर प्रोवाइड करना तकरीबन नामुमकिन है। इसी तरह से स्टैंड ऑफ वेपन्स को बनाया और डिप्लॉय ही इसीलिए किया जाता है कि आप महफूज फासले से और बड़ी तादाद में दुश्मन की हदूद के अंदर अहदाफ को निशाना बना सके। इसी पस मंजर को लेकर मॉडर्न वारफेयर में चंद अहदाफ को स्टैंड ऑफ रेंज से निशाना बना लेना इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं समझा जाता। यही वजह है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ नॉन मिलिट्री और कुछ मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया जाना न सिर्फ बैन अल-अक़वामी बल्कि भारत के अंदर भी इतनी बड़ी अचीवमेंट कंसीडर नहीं किया जा रहा। और यही वो वजह है कि अब भारतीय एयरफोर्स अपनी स्ट्राइक्स को बार बार सेलिब्रेट करने की बजाय अब तैयारे गिराने या तबाह करने से मुतालिक दावे कर रही है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर त्यारा मार गिराना इतना अहम क्यों है। फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराना एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग काम है, खास तौर पर जबकि मुतलका प्लेटफॉर्म भी हाईली एडवांस्ड 4.5 जनरेशन का हो और इसको इस्तेमाल भी आप अपने मुल्क की अपनी हदूद के अंदर स्टैंड ऑफ रेंज पर रहते हुए कर रहे हों, जबकि मदे मुकाबले एयरफोर्स भी अपनी हदूद के अंदर हो, यानी आपकी एयर स्पेस के अंदर अमली तौर पर दाखिल हुए बगैर ऐसा कर दिखाए, तो फिर हर समझ बूझ रखने वाला और इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखने वाला इस किस्म की अचीवमेंट पर ज़रूर मुतवज्जे होता है। यही वजह है कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी भी पाक फिजाइया की जानिब से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट, खास तौर पर रफाल फाइटर जेट को उसके मुल्क की हदूद के अंदर रहते हुए मार गिराने की कामयाबी को न सिर्फ अप्रिशिएट बल्कि ऑब्जर्व और जानना भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ने आखिर ये माइलस्टोन कैसे अचीव किया है। लिहाजा अगर मैं इस बात को सम अप करूं तो आप ये कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मई में होने वाली कशीदगी में जहां इंडियन एयरफोर्स के एयर स्ट्राइक्स को इतनी अहमियत नहीं दी जा रही और इस अचीवमेंट को कोई बाय करने के लिए तैयार नहीं है, वहीं पाक फिजाइया की जानिब से इंडियन एयरफोर्स के इतनी तादाद में फाइटर एयरक्राफ्ट और ख़ास तौर पर रफाल फाइटर जेट को मार गिराना बहुत बड़ी अचीवमेंट कंसीडर किया जा रहा है। और यही वजह है कि मुख्तलिफ मिलिट्री ऑब्जर्वर्स और मीडिया आउटलेट्स भी इस अचीवमेंट को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। इस तमाम तर बैकग्राउंड को पेश नज़र रखते हुए अब इंडियन एयरफोर्स भी इस किस्म के दावे कर रही है ताकि वो इस कशीदगी में फेस सेविंग के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी और अपने मुल्क के अंदर आवाम को ये मैसेज और अचीवमेंट दिखा सके। अब हम इंडियन एयरफोर्स के रीसेंट दावे और इससे पहले पाकिस्तान की जानिब से इंडियन एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल फाइटर जेट्स को मार गिराए जाने से मुतालिक दावों से रिलेटेड कुछ शवाहिद पर वन बाई वन बात कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस कशीदगी के दौरान जहाँ इंडिया की जानिब से पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स के मुख्तलिफ विजुअल्स, सैटेलाइट इमेजरी और डैमेजेस मंजर आम पर आ चुकी हैं, अब चाहे वो पाकिस्तानी लोकल पब्लिक के जरिए सामने आई हों या फिर खुद इंडियन ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए पब्लिक की गई हों, ताहम इस वक्त पूरी दुनिया ये बात अच्छी तरह जानती है कि इंडिया जहां लेट नाइट पाकिस्तान के अंदर कुछ नॉन मिलिट्री टारगेट्स को स्टैंड ऑफ वेपन्स इस्तेमाल करते हुए निशाना बनाने में कामयाब रहा है, ऐसे में अगर इस कशीदगी के दौरान भारतीय एयरफोर्स की जानिब से कोई एक भी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट मार गिराया गया होता तो यकीनी तौर पर उसके कुछ विजुअल्स तो मंजर आम पर आ जाने चाहिए थे। मिसाल के तौर पर जैसे दीगर अटैक्स के हवाले से विजुअल्स या शवाहिद मंजर आम पर आए हैं, तो फाइटर एयरक्राफ्ट इटसेल्फ एक बड़ा वॉल्यूम रखने वाला एसेट होता है जो अगर फिजा में मार गिराया जाए तो उसकी डेब्रीज यानी उसका मलबा बड़े रकबे पर गिरकर फैल जाता है, जिसे बहरहाल कोई न कोई तो पॉइंट आउट और आइडेंटिफाई करके सोशल मीडिया पर शेयर कर देता, या खुद भारतीय ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स भी इस हवाले से कुछ न कुछ शवाहिद हासिल कर लेते। क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जो इंडियन एयरक्राफ्ट मार गिराए गए थे, गो के उनकी डेब्रीज यानी मलबा भी भारतीय इलाकों में ही गिरा है, ताहम उनके मुख्तलिफ विजुअल्स उन्हीं दिनों में मंजर आम पर आ चुके थे। लिहाजा किसी भी मुल्क की जानिब से किसी दूसरे मुल्क की एयरफोर्स फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया जाना जहां एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वहीं उस मुतलका मुल्क की तरफ से इस एयरक्राफ्ट के लॉस को हाइड करना तकरीबन नामुमकिन है। क्योंकि अगर ऐसा मुमकिन होता तो खुद भारत भी अपने मुल्क के अंदर गिरने वाले तैयारों की डेब्रीज को हाइड कर पाते और ये पब्लिक ना होती। इसी तरह से अगर हम पाकिस्तानी साइड पर देखें तो खुद इंडिया ये दावा करता रहा है कि पाकिस्तान को S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले एक मिसाइल का टुकड़ा हाथ लगा है। तो अगर इंडियन दावे को ही
ही सच तस्वुर कर लिया जाए तो इस S-400 के मिसाइल की डेबरी के कहीं आसपास फाइटर एयरक्राफ्ट की भी डेबरी भी तो नजर आनी चाहिए थी ना। वो भी तो किसी न किसी सोशल मीडिया पर या किसी इंडिविजुअल की तरफ से उसको कैप्चर और हाईलाइट कर देना चाहिए था, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ अगर हम इंडियन साइड पर देखें तो उसके तमाम फाइटर एयरक्राफ्ट जिनको मार गिराए जाने के हवाले से पाकिस्तान दावे कर चुका है, उनमें Su-30 MKI, MiG-29, मिराज 2000 और रफाल फाइटर जेट के मलबे मुख्तलिफ जगहों पर आइडेंटिफाई और इनसे मुतालिक विजुअल एविडेंस भी पब्लिक किए जा चुके हैं। लिहाजा इस तमाम तर पस मंजर को पेश नजर रखते हुए और शवाहिद को देखते हुए ये बात वसूख से की जा सकती है कि भारत के पास जहाँ स्टैंड ऑफ वेपन से मुख्तलिफ स्ट्राइक्स के शवाहिद तो मौजूद हैं, ताहम वो ना तो 2019 में किसी किस्म का कोई एविडेंस प्रोवाइड कर सका था और ना ही अब उसके पास पाकिस्तान के ज़ेरे इस्तेमाल किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराए जाने से मुतालिक कोई ठोस सबूत मौजूद है। लिहाजा वो सिर्फ फेस सेविंग के लिए इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट किसी भी एयरफोर्स का हो, उसे मदे मुकाबिल की जानिब से मार गिराया जाना नो डाउट एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी सराहा जाता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपके मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।